chill? वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका। तो वन शॉट करने वाले हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो कि आपकी हेल्प करने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम 2021। ये वीडियो दी बेस्ट है और इस वीडियो में हम लोग जो वन शॉट करेंगे वो करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स का। ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से एक ही वीडियो में देख लेने वाले हैं। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और वीडियो एंड तक देखना आपके लिए गिफ्ट भी होगा। इसमें मैं सारे का सारा जो भी आपको लेटेस्ट सिलेबस में दिया गया है ना भाई, जो भी आपको दिया गया है वो सब का सब कवर करने वाला हूँ। साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से बनते हैं वो भी हम लोग इस वन शॉट में देखने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया रहने वाला है ये वन शॉट, आप सभी के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होकर आपने पढ़ना है। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कहते किसे हैं? सिंपल सी डेफिनेशन होती है, दोज एलिमेंट्स इन विच last electron enters in p orbital. Last electron enters in p orbital are called p block elements. जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? p ऑर्बिटल में एंटर करता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है, कुछ इस तरह से पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमारे पास होती है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये जो एरिया होता है ना भैया, ये वाला ये स्पेसिफिक एरिया ये होता है पी ब्लॉक का, जो कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आता है। 13 और 14 हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि 13 और 14 11th क्लास में हो चुका है। हमने इससे आगे बढ़ना है, 13 और 14 के बाद आगे बढ़ना है। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 से। ग्रुप 15 को याद कैसे रख सकते हैं हम लोग? नज, प्रंजल, असी, सब बेतब। नज, प्रंजल, असी, सब बेतब। ये एन, पी, एस, एस बी, बी आई। बेटा जी अगर आप इनके नाम करना चाह रहे हो तो इसे बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये होते हैं इनके नाम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, देन 15, देन 33, देन 51 और देन होता है ये आपके पास 83। अब यहां पे आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी नाइट्रोजन की? 2s2 2p3, फास्फोरस की 3s2 3p3, आर्सेनिक की 4s2 4p3, एंटीमनी की 5s2 5p3 और बिस्मथ की 6s2 6p3। ये इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और अगर आप यहां से इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो बेटा जी आप लोगों ने क्या नोटिस किया है? सब में s2 आ रहा है, सब में p3 आ रहा है। तो यहां से आप इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हो? ns2 np3 भी लिखी जा सकती है। सबसे जरूरी कॉन्फ़िगरेशन होती है, आपको पता होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन से ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग प्रॉपर्टीज बता पाते हो। चलिए अभी इनका एक निकनेम होता है बड़ा फेमस, नाइकोजेंस। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम लोग क्या भी बोलते हैं? नाइकोजेंस बोल सकते हैं, या फिर इन्हें क्या बोल सकते हैं हम लोग? नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हैं। सर मतलब क्या होता है? मतलब बताते हैं। देखिए नाइट्रोजन का मतलब होता है, मतलब जो सफोकेटिंग वाटर होता है, दम घुटने वाला, मतलब एक स्मेल होती है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन फैमिली इसका नाम क्यों पड़ा होगा? ऑब्वियसली पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है तो इससे इसका नाम पड़ गया नाइट्रोजन फैमिली। अब देखिए एक टॉपिक आता है अकरेंस। अकरेंस इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई एलिमेंट कहाँ मिलता है, ये कैसे
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता। बाकी मैं आपकी नॉलेज के बता दूं, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, फॉस्फोरस कहाँ पे मिलता है? एग्स के अंदर मिलता है, मिल्क के अंदर मिलता है। नाइट्रोजन हमें प्रोटीन्स के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर हमें क्या पाया जाता है भैया? नाइट्रोजन ही तो पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो बात है एक जनरल सी कि हाँ भाई ये होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनकी कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखना, बहुत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, और अच्छे से देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई हमारे पास किसको पढ़ना है हमने? नच, पंजाबड़, अस्सी, सब, बेताब, हमने इनको पढ़ना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर ही चुके थे, अभी की थी। क्या होती है? 2s2 2p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 3p3, इसकी 4s2 4p3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p3 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 6s2 6p3। तो पहला पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हो? एटॉमिक रेडियाई में आप लोग सिंपली लिख सकते हो इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप। भैया जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज होगा? चेक कीजिए, ये के वैलेंस शेल, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज भी बढ़ जाता है। और अगर दूसरी जगह पे हम बात करें बेटा जी, ग्रुप 14 से कंपेयर करेंगे। अगर हम ग्रुप 15 को, ग्रुप 14 क्या होता है? वो चांद, सी, जिन्नी, सोनी, पंजाबड़, है ना, ये होता है ग्रुप 14। अगर आप ग्रुप 14 से कंपेयर करते हो ग्रुप 15 को, ग्रुप 15 है नच, पंजाबड़, अस्सी, सब, बेताब, या वही नच, परंजल, जो मर्जी। ठीक है ना? तो यहां से अगर आप देखिए डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ता है, चाहे किसी भी ग्रुप की बात कर रहे हो। अगर लेफ्ट राइट कंपेयर करते हो तो साइज क्या होता है? घट जाता है। एज कंपेयर टू कंजिक्यूटिव ग्रुप 14 एलिमेंट्स, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हो ग्रुप 14 के एलिमेंट से, ग्रुप 15 के एलिमेंट को आप ग्रुप 15 के एलिमेंट को ग्रुप 14 से कंपेयर कर रहे हो तो इनका साइज डिक्रीज हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है बेटे? सबसे पहली बात तो एटॉमिक रेडियाई की, एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियाई पे ही डिपेंड करती हैं। तो याद रखिए डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है और ग्रुप 14 से कंपेयर करोगे तो इनका एटॉमिक रेडियाई घट जाता है। क्लियर होता है? चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये तो बात हो गई एटॉमिक रेडियाई की। अगली बात कीजिए, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी। अभी आयनाइजेशन इंथैल्पी का क्या फंडा है? आयनाइजेशन इंथैल्पी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान है तो कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, या फिर अगर नहीं समझ रहे तो सिंपल याद रखो, आयनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। अभी हमें पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या फर्क पड़ता है भाई? आयनाइजेशन इंथैल्पी यहां पर डिक्रीज होती है। क्यों? ड्यू टू द
increase in atomic size, due to the increase in atomic size, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। होता है क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब वही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग लिख सकते हो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ता है? डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ने वाला है भाई? मेटालिक कैरेक्टर मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो याद रखिए जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा। तो यहां पे आप लोग सिंपल लिख सकते हो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होने वाला है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने वाला है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगली बात करते हैं इन ग्रुप 15 के एलिमेंट की फिजिकल स्टेट की, कि फिजिकल स्टेट क्या है इनकी। ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, या फिर ये गैस होते हैं। ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? तो देखिए यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट है जो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ गैस। वाइल ऑल द अदर एलिमेंट जो भी है इस ग्रुप में, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सभी किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये भी थोड़ी देर में क्वेश्चन आएगा, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना ही है। अभी याद रखिए नाइट्रोजन एक गैस है और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके चलिए ये बात होगी फिजिकल स्टेट की। उसके बाद हम बात करें मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर की। इनकी नेचर कैसी होती है? मेटालिक होती है बेटा जी या फिर नॉन मेटालिक होती है? मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर। हमारे पास ये है नच, पंजाबन, असी, सब, बेताब। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, स्टार्टिंग वाली जो होते हैं ना इनमें दीज आर प्योरली नॉन मेटल्स, ये अच्छे वाली नॉन मेटल्स हैं। दूसरी बात आर्सेनिक एंड एंटीमनी क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है? जो मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं। एंड नेक्स्ट इज बिस्मथ। बिस्मथ इज अ मेटल। बिस्मथ क्या होती है? एक मेटल होती है, मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगली बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एटॉमिसिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है आपका एंड बहुत सी जगह पे आप इसका आंसर भी करोगे। एटॉमिसिटी भैया इसका क्या मतलब है? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब इनके कितने एटम जुड़े होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं, नाइट्रोजन इज डायटोमिक while all other elements are generally tetratomic। लाइक अगर मैं बात करता हूं फास्फोरस की तो फास्फोरस टेट्राटोमिक है। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि नाइट्रोजन इज अ गैस, नाइट्रोजन एक गैस है, फास्फोरस इज अ सॉलिड। ऑन द अदर हैंड फास्फोरस क्या है? सॉलिड है। ऐसा क्यों? नाइट्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फास्फोरस टेट्राटोमिक फॉर्म में है। या फिर ये क्वेश्चन नाइट्रोजन इज अ गैस, फास्फोरस इज अ सॉलिड करके भी आ सकता था। तो समझिए अब देखिए पहले नंबर पे है, आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, बट पहले नंबर पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है। तो आप लोग क्या लिखोगे? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाइट्रोजन कैन फॉर्म p pi multiple bond with other nitrogen atom, नाइट्रोजन क्या कर सकता है, छोटे साइज, देखिए छोटे, अभी मैं ना कल अपनी क्लास में एग्जांपल दे रहा था बच्चों को कि जैसे दो पतले पतले इंसान हैं, अगर ये मिले आपस में तो अच्छे से मिल सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया से मिलेंगे, है ना। और अगर मेरे जैसे इंसान हो तो ठीक है, अगर मेरे जैसे दो इंसान हो तो बताइए, ये पेट है, बताइए, यहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन पाता है। अब देखिए डांगों को जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है, और बड़े साइज होने की वजह से मल्टीपल बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। पी पाई नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, नाइट्रोजन कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 3 बॉन्ड बना लेते हैं। छोटे साइज की वजह से मल्टीपल बॉन्डिंग बहुत आसान है। आगे आप पढ़ोगे ग्रुप 16 का, जब वन शॉट पढ़ोगे तब भी बेटा सेम बात आएगी। छोटे साइज है तो मल्टीपल बॉन्डिंग आसान है, जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा है तो फास्फोरस सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, जिसके साथ भी जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड बनाकर ही जुड़ेगा, कुछ इस तरह से। अब देखिए जैसे इस फास्फोरस ने 3 बॉन्ड बनाए, बट वो तीनों बॉन्ड इसने अलग अलग तरफ बनाए हैं। मोटे ऐसे मिल सकते हैं, दवाई तो भी मिल जाए तो भी मिल जाए, ऐसे अलग अलग बंदों के साथ जुड़ना पड़ रहा है इसको साथ ऐसा नहीं है। अब देखिए 2 ही एटम जुड़े हैं, इसमें 4 एटम जुड़ रहे हैं, ऑलरेडी फास्फोरस का साइज बड़ा भी है, दैट्स व्हाई ये एक गैस और वो क्या हो जाता है, फास्फोरस सॉलिड हो जाता है। आप लोग क्या बोल सकते हो, ऑन दी अदर हैंड फास्फोरस हैव लार्ज एटॉमिक साइज, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो p पाई मल्टीपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, वो बहुत सारे बॉन्ड एक साथ नहीं बना सकता फास्फोरस। इसी वजह से क्या दिक्कत आएगी भाई, फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा एटम जुड़ेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, और नाइट्रोजन इज इनर्ट while phosphorus is reactive, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग वरीड हो कि हमें क्या पढ़ना है, वन शॉट तो दी बेस्ट नहीं, तो आपने पढ़ना ही है। आपको मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए आप लोग चेक कर सकते हो, 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय भारत पंचाल सर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर, मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए मैंने स्पेशली डिजाइन किए हैं, वो चेक कर सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना के पूरी केमिस्ट्री में से सिलेक्ट करके। चलो अब मैं बात कर रहा था कि नाइट्रोजन इनर्ट होता है, फास्फोरस रिएक्टिव होता है। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जो रिएक्शन ना करे। ऐसा क्यों है, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड बना है, ट्रिपल बॉन्ड बनने से क्या हो जाएगा, आई होप कि सब कुछ सही से दिख रहा है। मैं अपने वीडियोग्राफर जी को बोलूंगा कि देखें वो इस तरफ ध्यान दे। चलिए तो भैया इसकी जो बॉन्ड इंथैल्पी है ना, बॉन्ड इंथैल्पी, जो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो वेरी हाई है, बहुत ही ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, 941.4 किलो जूल है। और इतनी बॉन्ड एनर्जी नहीं दी जा सकती भाई, इतनी बॉन्ड एनर्जी नहीं दी जा सकती है, इसी वजह से ये इनर्ट होता है। इसका बॉन्ड ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, इसी वजह से इसको ब्रेक करना क्या हो जाता है भैया, आसान हो जाता है, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्या सभी को तो इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, आया हुआ है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना प्रेफर करते हैं। देखिए अगर मैं आपको बताऊं, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़े इससे पहले हम लोग बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव पेयर। इसका एक जो पेयर होता है ना वो इनर्ट हो जाता है, नॉन रिएक्टिव हो जाता है, वो रिएक्शन नहीं करता। समझिए देखिए
NS electrons are closer to nucleus। जो NS इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? S, फिर P, फिर D, फिर F। सबसे पहले NS आता है, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है। NS electrons are closer to nucleus, so don't participate in bond formation। और इसी वजह से वो कभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। कभी का मतलब है एक दो खास जगह पे बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड दिस reluctance of inner s electron to participate in chemical reaction is called inert pair इफेक्ट। फोकस कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि जो अंदर गैस ऑर्बिटल। अच्छा, एक और बात बता दूं, दिस इफेक्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो ये जो इफेक्ट है ये इंक्रीज हो जाता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? कि अंदर के एस इलेक्ट्रॉन्स वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो मना कर देते हैं, हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। जैसे अभी चेक कीजिए, यहाँ पे हम जा रहे हैं, अब यहाँ पे लास्ट में आता है इफेक्ट। जनरली यहाँ पे इनमें ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे बिस्मथ में तो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत एंटीमनी में भी देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत चेंज हो जाती है। बेटर फोकस करो। इनके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इनके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने एक रूल सुना होगा, ऑक्टेट रूल। तो लड़ाई में कितने बंदे आते हैं? जनरली 8 बंदे होते हैं टोटल। 5 इसकी तरफ से हैं, 3 दूसरी तरफ से आएंगे। तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली 5 जो है वो जीत जाएंगे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? -3। कितनी हो जाएगी? इन 5 ने 3 को अपनी तरफ खींच लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -3। पॉसिबल है कि कई बार इनसे ज्यादा पावरफुल बंदे आ जाए। इनसे पावरफुल कौन है? जैसे ऑक्सीजन आ गया, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फास्फोरस आ गया, फास्फोरस नहीं फ्लोरीन आ गया, वो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को छीन के ले जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +5। और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहाँ पे एस तो पार्टिसिपेट करने से मना कर देगा, सिर्फ पी के 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो और साइज बड़ा है तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और इस टाइम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी भैया? +3। आप लिखोगे भी +3 कब होती है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होंगी, चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। बट जनरली सबसे कॉमन 5 के हिसाब से देखें तो 3 लेना पसंद करेगा, -3। पॉसिबल है इसको ज्यादा पावरफुल मिल जाए तो इसको देने भी पड़ेंगे, तो +5। एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अंदर का एस पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पी के 3 को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलने वाले हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर होता है सबको? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अभी। तो बेटा जी ये बात हुई। ओके, अभी ना एक टॉपिक आता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। इसको हम लास्ट में करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बट इसको हम लोग लास्ट में करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे देखिए, अभी इसको देखते हैं। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन वो स्टार्टिंग में दे देनी चाहिए थी मुझे आपको कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ना तो भारत पंचाल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, सर्च कर लेना। टेलीग्राम पर जाके उसको ज्वाइन कर लेना। रेगुलर वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे, रेगुलर पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। चलो अभी आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन 100% श्योर है इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाएगा पक्का। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हैं इसको?
हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। क्या बोल सकते हैं इसे? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बेटा जी, ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? कुछ इस तरह से होते हैं ना, नच, पंजाबन, असी, सब, बेता, कुछ ऐसे हैं। ये सभी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास NH3, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा PS3, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ASH3, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा SbS3 और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा BiS3। अगली बात करें NH3 को क्या बोलते हैं हम लोग? NH3 इज नोन एज, NH3 को बोला जाता है अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। PS3 को क्या बोलते हैं? फोस्फेट। फोस्फेट। इसे क्या बोलते हैं? आर्सिन। जहां पे मुझे लग रहा है शायद मैं सही हूं, आर्सिन बोलते हैं इसको। इसे बोलते हैं स्टीविन। बाकी इतना कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये याद ही करना है। और Bi को बोलते हैं हम लोग बिस्मथीन। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं। ओके, अगर आप इनका स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हो तो कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। और इसके लिए वेस्पर थ्योरी आपको करनी चाहिए। वेस्पर थ्योरी मैंने करवा दी है, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है ना, वही वेस्पर थ्योरी बाय भारत पंचाल सर्च कर लेना, शॉर्टकट में कराइए 20 मिनट, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। NH3 इस तरह से, फिर PS3 में इस तरह से बनेगा। 11th का टॉपिक है, अदरवाइज मैं यहाँ पे भी करा देता। ठीक है, ASH3 को कुछ इस तरह से बनाओगे, SBS3 को हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे, BiS3 को हम लोग कुछ इस तरह से बनाने वाले हैं। ये बना, ये इनके स्ट्रक्चर बनेंगे इस तरह से। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है बेटा जी, वो अराइज होता है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। ये थर्मली स्टेबल है या अनस्टेबल है? क्या मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी का? कि आपने इनको हीट के सामने रखा, इन हाइड्राइड्स को, और फिर हमने चेक किया कि भैया ये स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, तब क्या फंडा हुआ थर्मल स्टेबिलिटी का? चेक कीजिए, यहाँ पे हमारे पास है NH3, यहाँ पे PS3, यहाँ पे SbS3, यहाँ पे ओके पहले AS आएगा, ASH3, यहाँ पे SbS3 और यहाँ पे BiH3। तो बेटा जब बॉन्ड की लेंथ देखो, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा, फास्फोरस का साइज कुछ इस तरह से होगा, आर्सेनिक का साइज और बड़ा है, एंटीमनी का साइज और ज्यादा बड़ा होगा, और बिस्मथ का साइज और ज्यादा बड़ा होगा। अब जितना बड़ा बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही ज्यादा आसान भी होता है। बॉन्ड जितना बड़ा होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करना उतना आसान भी है। अब डाउन द ग्रुप बॉन्ड बढ़ रहा है तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, तो काहे का थर्मल स्टेबल? वो थर्मली स्टेबल नहीं है, वो हीट के सामने जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जो थर्मल स्टेबिलिटी है भैया वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? ड्यू टू द इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड जो है भैया वो वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक हो जाता है तो उसको ब्रेक करना भी आसान हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा ये थर्मल स्टेबिलिटी वाला फंडा। चलिए ओके, वीडियोग्राफर जी बिजी हैं हमारे, मैं थोड़ा सा इधर देख लेता हूं, एक मिनट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी के बाद अगला पॉइंट हमारा अराइज होता है इनका बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहला पॉइंट तो जो हमारा अराइज होता है वो ये अराइज होता है कि क्या ये अच्छे बेस माने जा सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, इनको हम लोग अच्छे बेस कंसिडर कर सकते हैं। बेस किस बेस पे बोला जाता है? देखिए एक लुईस बेस कंसेप्ट आप सबने पढ़ा होगा, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट।
क्लास 11th में। क्या होते हैं लुईस बेस? बेसिक सिंपल शॉर्टकट याद रखो, बीडी। क्या रखना आप लोगों ने? बीडी। बीडी का मतलब क्या होता है? जो बेस होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे उन्हीं को हम लोग बेस बोलेंगे। अब आपको दिख रहा है कि इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये सभी अच्छे बेस भी बन सकते हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हो, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर ग्रुप 15 एक्ट एज लुईस बेस। ये सभी किसकी तरह काम करेंगे? एक लुईस बेस की तरह काम करेंगे। क्यों करेंगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इनको डोनेट कर सकते हैं और इसी वजह से वो अच्छा बेस बन सकते हैं। चलिए, ये तो हमें पता चल गया है बेस है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि डाउन द ग्रुप अच्छे बेस होते हैं या बुरे बेस होते हैं? तो याद रखिए, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ना भैया, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। सर ऐसा क्यों? मतलब यहां से एक बात राइज होती है कि डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, इट मींस जो अमोनिया है, जो NH3 है, वो सबसे अच्छा बेस है। क्यों है ऐसा? NH3 सबसे अच्छा बेस क्यों है? या फिर BiS3 सबसे बुरा बेस क्यों है? देखिए, नाइट्रोजन पहले नंबर पे है, इसका साइज बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा साइज है। बहुत छोटे से साइज में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब साइज आपको बताओ, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है डेंसिटी। बहुत छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली देना चाहेगा और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा वो उतना अच्छा बेस भी तो कहलाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो बिकॉज या फिर ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन कैन easily donate its lone pair of electron, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा है और बहुत छोटे साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर सकता है। और जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन भारी नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको देना जरूरी है। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना जरूरी हो जाता है, इसलिए वो इजीली डोनेट करता है। तो अमोनिया अच्छा लुईस बेस है, कहने का तात्पर्य ये है। चलिए अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। एक बात हो गई, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि नेक्स्ट पॉइंट बनेगा इनका सोल्युबिलिटी, कि ये पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे। देखिए, सोल्युबिलिटी का जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो एक्सेप्ट NH3 all hydrides of group 15 elements are insoluble in water। अमोनिया को छोड़ के जितने भी हाइड्राइड्स है, चाहे वो BH3 है, चाहे वो ASH3 है, चाहे वो SBH3 है, चाहे वो BiS3 है, सभी के सभी वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वो सभी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। नाइट्रोजन बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ना कब बनता है? देखिए, जैसे हमारे पास ये है वाटर, ये है वाटर।
ये है अमोनिया। फोकस कीजिए। अब हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो एक और वाटर का मॉलिक्यूल दिखा सकते हो। यहाँ पे चेक कीजिए, वाटर ने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, कंडीशन यही होती है। और दूसरा वाटर को कोई अच्छा से क्या दिखना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी दिख रहा है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है तो ये पानी में घुल जाएगा। क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हाइड्रोजन एक प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड बना रखा हो, जी हाँ बना रखा है। और दूसरा हाइड्रोजन को कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखता हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन में से कोई दिखता हो जनरली, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई सोल्युबिलिटी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है कि क्या ये दूसरों पे रिडक्शन करवा सकते हैं। क्वेश्चन ये रह सकता है, क्या ये दूसरों पे रिडक्शन करवा सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देना ही क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर कहलाता है। कि क्या ये हाइड्रोजन को दे पाएंगे, और अगर दे पाएंगे तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाएंगे। क्लियर है। अब फोकस कीजिए, डाउन द ग्रुप कौन हाइड्रोजन को आसानी से देगा। देखो जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन को दे सकता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, टेंडेंसी टू लिबरेट हाइड्रोजन, कौन हाइड्रोजन को आसानी से छोड़ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि NH को आसानी से छोड़ देगा या BiH को आसानी से छोड़ देगा, बताओ भैया। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो हाइड्रोजन को देना आसान है, तो आप लोग लिख सकते हो रिड्यूसिंग कैरेक्टर increases as we move down the group। जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। क्यों होने वाला है सर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोजन को रिलीज करना आसान है, होता है क्लियर। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इनकी, सेकंड लास्ट सॉरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास अराइज होती है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का क्या फंडा है। देखो भाई क्या रहता है, फ्रॉम PS3 टू BiS3 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ना, साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है सर, साइज बढ़ने से ना वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है। याद रखना, साइज बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, फ्रॉम PS3 टू BiS3 मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू द, क्यों हो रहा है ऐसा, ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज magnitude of van der Waals forces, magnitude of van der Waals forces increases। ठीक है, क्योंकि van der Waals फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और उस वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। हमने बात की PS3 टू BiS3, हमने यहाँ पे NH3 की बात नहीं की। क्यों, याद रखिए NH3 हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन PS3। इसका बॉइलिंग पॉइंट PS3 से ज्यादा होता है। क्यों होता है, ऑब्वियसली NH3 के पास एक बॉन्ड पाया जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर देता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, देख लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होना चाहिए, बनाया हुआ है, तो बस, और इस वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भाई बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड
लेंथ। बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, इनके बीच में जो बोन्स के बीच में जो लेंथ है, या बॉन्ड लेंथ अच्छा नहीं है वर्ड, इवन बॉन्ड लेंथ है ही नहीं, बॉन्ड एंगल की बात है कि बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा डाउन द ग्रुप। सिंपल काम याद रखना, इससे रिलेटेड कमी चांस है क्वेश्चन बने। सिंपल याद रखिए, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होगा सर, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, ड्यू टू विच लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस। जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम हो जाती है तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। इन सारी प्रॉपर्टीज में से जो हमने की हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन अमोनिया वाली, सॉरी ये सारे ही हाइड्राइड्स वाली, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। इसको चिपका दो, चिपका तो आपने दिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग डाई नाइट्रोजन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो अभी बात करते हैं डाई नाइट्रोजन की क्या फंडा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है डाई नाइट्रोजन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। किस तरह से बनेंगे वो भी हम देखेंगे ही। सबसे पहली बात, डाई नाइट्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय N2, हमारे एटमॉस्फेयर में होता है और अप्रोक्स 78% है, सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। और इसके अलावा धरती में भी मिल जाता है, जो खाद वगैरह यूज किए जाते हैं उसमें भी नाइट्रोजन ही तो होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए अगर मैं कमर्शियली बात करूं, बड़े लेवल पे बात करूं, तो बड़े लेवल पे तो इसको एटमॉस्फेयर से ही लिया जाता है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह करके इसको अलग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि छोटे लेवल पे कैसे बना सकते हैं, एक तरीका है इसका, बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट बहुत बढ़िया टॉपिक है, सिलेबस में था बट अभी उड़ा दिया गया, सो सैड। अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 ट्वाइस Cr2O7। इसमें से डाई नाइट्रोजन निकाल लो जो कि आपका डिजायर्ड कंपाउंड है, ठीक है ना, ये रहा। अब इसके अलावा 8 ऑक्सीजन है, 8 हाइड्रोजन है, इससे वाटर बना लो, 4H2 बनेंगे, एंड बाकी जो बच गया Cr2O3, इसे बोलते हैं हम लोग क्रोमिक ऑक्साइड। इसके बाद लैब में किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसको, छोटे लैब पे आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो बाय ट्रीटिंग अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड। अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, मेटल लव नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल से अति प्रेम करती हैं। NaCl के साथ बाहर जाएगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ 2H2 बनेंगे और बाकी N मिलकर क्या बन जाएगा, डाई नाइट्रोजन हमने बनाना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि वेरी प्योर डाई नाइट्रोजन किससे बनाया जाता है, तो वेरी प्योर याद रखिए, वेरी प्योर बनाया जाएगा एजाइड से। किससे बनाया जाएगा वेरी प्योर, एजाइड से। एजाइड ये N3 जो लगता है, जैसे ये सोडियम एजाइड है, ये बेरियम एजाइड है, तो आप इसको हीट करोगे तो डाई नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और मेटल अलग। सिमिलरली अगर आप बेरियम एजाइड लोगे, इसको हीट करोगे तो बेरियम अलग एंड एजाइड डाई नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई प्रिपरेशन की, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की एंड यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन की। देखिए भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्या फंडा है। सबसे पहले बात, ये कलरलेस होती हैं, टेस्टलेस होती हैं एंड ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है ना। तो इसका कोई कलर होता, ना ही इसका कोई टेस्ट होता, ना ही इसका कोई ऑर्डर होता, समझते हो। कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस मतलब कलर नहीं है, टेस्ट भी नहीं है, ऑर्डर मींस इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती, मतलब पता लग जाए ऐसा कुछ नहीं है। अगली बात, इसके कुछ आइसोटोप्स होते हैं, 2 फेमस आइसोटोप हैं इसके, N14 एंड N15। इवन सबसे ज्यादा हम N14 के बारे में पढ़ते हैं, बट याद रखिए N15 भी होता है जहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 15 हो। क्लियर है। अगली बात करें तो ये एक नॉन टॉक्सिक गैस है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में है तो ऑब्वियसली नॉन टॉक्सिक होगी, और अगर मतलब ये टॉक्सिक होती तो हम जिंदा कैसे रहते, इतने ज्यादा अमाउंट में है ये, ठीक है ना। उसके बाद स्लाइटली लाइटर देन एयर, हवा से थोड़ी हल्की होती है। मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका 63.2 एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 77.2। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं यूजेज ऑफ डाई नाइट्रोजन के, कि डाई नाइट्रोजन के हम लोग यूज कहां पे कर सकते हैं। तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम साइनामाइड, इनसे अमोनिया बनाया जा सकता है, नाइट्रिक एसिड बनाया जा सकता है। वो तो इवन अभी हमारे सिलेबस में भी है, उसको तो हम लोग डिस्कस भी करेंगे, अमोनिया कैसे बनाया जाएगा, नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाएगा। एंड कैल्शियम साइनामाइड क्या होता है, फर्टिलाइजर टाइप से होता है, वो भी इससे बनाया जाता है। अगला इसका यूज किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग इनर्ट एटमोस्फेयर। इनर्ट एटमोस्फेयर का मतलब क्या है
एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, जहां पे एलिमेंट्स आपस में नहीं जुड़ सकते। होता है ना, अभी जैसे हम लोग क्लास में बैठे होते हैं, टीचर नहीं है तो हम लोग आपस में बातें मार रहे होते हैं, रिएक्शन होती है वो। बट अगर टीचर आ जाए तो वो हमारे लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं, हमें नॉन रिएक्टिव बना देते हैं, हमें बिल्कुल दूर दूर अपनी पोजीशन पे बैठे रहने को मजबूर कर देते हैं। ठीक है, कुछ टाइम हम लोग क्या हो जाते हैं, नॉन रिएक्टिव हो जाते हैं, और वो जो एटमॉस्फेयर हो जाता है उस एटमॉस्फेयर को हम लोग बोलते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर। अगर बात करें लिक्विड नाइट्रोजन की, इसका यूज किया जाता है एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट समझते हो ना, जो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, वहां पे लिक्विड डाइनाइट्रोजन का यूज किया जाता है। एंड अगला इसका यूज किया जाता है फॉर द फिलिंग ऑफ या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गैस फिल्ड थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर आपको पता है टेम्परेचर मापने काम आएगा। इवन मैंने एक एग्जांपल दिया था बच्चों को कि डायनेमो ने एक बार क्या किया था, चलता हुआ जो फुवारा है अगर वो मतलब फ्रीज कर दिया था, जमा दिया था। एक्चुअली में उसने किस केमिकल का यूज किया था, डाइनाइट्रोजन का। देखिए लिक्विड डाइनाइट्रोजन किसके काम आता है, एक रेफ्रिजरेंट के रूप में काम किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, लिक्विड डाइनाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। देखो बेटा मैं पहले ही क्लियर कर दूं, लिक्विड डाइनाइट्रोजन कुछ इस तरह से होता है। अगर आप बनाओगे ना, लिक्विड डाइनाइट्रोजन कुछ इस तरह से होता है, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है एंड वेरी हाई बॉन्ड इंथैल्पी है। इसकी बॉन्ड इंथैल्पी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। सो ये जनरली क्या रहता है, इनर्ट होता है। जनरली ये रिएक्शन नहीं करता, रूम टेम्परेचर पे तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता। अगर हम कभी भी इसकी रिएक्शन करवाएंगे ना, तो एक चीज बहुत कॉमन होगी, हम इसको बहुत ज्यादा गर्म करेंगे। जनरली इसमें रिएक्शन करनी नहीं है, गर्म करेंगे बहुत ज्यादा तभी रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम पढ़ें तो एक्शन ऑफ लिटमस या एक्शन टू लिटमस कि लिटमस पे क्या फर्क शो करेगा। अब देखो लिटमस पेपर पे फर्क कौन शो करता है, या तो कोई एसिड हो या कोई बेस हो। ना तो ये एसिड होता ना ही ये बेस होता, तो ये लिटमस की तरफ न्यूट्रल रहता है। एक बात, दूसरी बात एक्शन विद मेटल। अब मेटल के साथ रिएक्शन करवा दीजिए इसकी। एक दो फेमस मेटल ले लेते हैं, लाइक सोडियम की बात कर लेते हैं। एक सोडियम हो गई, इसके बाद ग्रुप 2 से कैल्शियम हो गई, ग्रुप 13 से एल्यूमिनियम हो गई, ये हो गया। ठीक है ना। अब मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी विद नाइट्रोजन। फोकस करना, किसके साथ करवा दी है, विद नाइट्रोजन। रिएक्शन करवाने बेटे यदि आपको आती होंगी, किस तरह से रिएक्शन होगी, Na पे +1 चार्ज होता है, इस पे -3 चार्ज होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या बन जाएगा Na3M। बट आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे 2 कर दो। और सोडियम आपको कितने लेने पड़ गए हैं भैया, अभी यहाँ पे 6 लेने पड़ गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम भी ले सकते थे, इस पे -3 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है। क्रिस क्रॉस मेथड याद है ना, ये क्रिस क्रॉस होगा, कुछ इस तरह से होगा, 2 उधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, ये हो जाएगा C3N2 और N तो 2 ही होता है। N तो एक गैस है डायटोमिक फॉर्म में, ये आपको कितने लेने पड़ेंगे, 3, बैलेंस करना आना चाहिए। अब एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और नाइट्रोजन पे -3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया AlN। बट याद रखिए नाइट्रोजन, हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, डाइनाइट्रोजन है, तो डाइनाइट्रोजन होना चाहिए। तो अभी ये 2 हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम भी आपको 2 लेने पड़ेंगे। क्लियर है। अब रिएक्शन करते हैं विद नॉन मेटल, और नॉन मेटल में 2 नॉन मेटल बड़ी फेमस रहती हैं जिसके साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले जाएगी हमारे पास डाइहाइड्रोजन और दूसरी हमारे पास रहेगी ऑक्सीजन, या कह लीजिए डाइऑक्सीजन। बट डाइहाइड्रोजन के साथ बहुत फेमस रिएक्शन होती है हाइड्रोजन की, N2 + 3H2 gives 2NH3 which is known as अमोनिया। हैबर प्रोसेस बनती है, और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं। और जब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है, ये भी पढ़ोगे, N2 + O2, यहां पे बन जाता है N2NO which is called नाइट्रिक ऑक्साइड। ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, ये जल्दी से दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, दोबारा से इसकी ऑक्सीडेशन होती है और ये बन जाता है 2NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करें तो दो नॉन मेटल के साथ आप कर सकते हो, डाइहाइड्रोजन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ करोगे तो अमोनिया बनेगा, और ऑक्सीजन के साथ करोगे, अच्छा एक गलती मैं कर रहा हूं, आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी है कि हीट करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा आपको हीट करना पड़ेगा।
अब रिएक्शन विद कंपाउंड करें तो कई कंपाउंड के साथ दिखा सकते हो, बट एक जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करवानी है आपने डाई नाइट्रोजन की, ठीक है। इसको गर्म करोगे, ठीक है, गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, ठीक है। अब एक कार्बन अलग बचेगा ये, एंड इस सारे का यूज किया जा सकता है कार्बोनोलिम के नाम से एज फर्टिलाइजर। इसका आप लोग यूज कर सकते हो फर्टिलाइजर्स के रूप में। हमने किया भी है कैल्शियम साइनामाइड, ये रहा वो कैल्शियम साइनामाइड विद कार्बन, तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज फर्टिलाइजर्स। एक बार इसको जल्दी से चिपका दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते। ओके, तो अभी बात स्टार्ट करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन की। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है भाई एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन आपको पता है कि सबसे पहले नंबर पे है, तो इसके साथ 2-3 सीन होते हैं। पहला इसका स्मॉल साइज, एनामोलस मीन्स होता है अलग, अजीब। पहले इसका स्मॉल साइज होता है। दूसरा, अब स्मॉल साइज होने की वजह से इसकी हाई हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तीसरा, इसकी हाई हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। फोर्थ, हाई हो जाती है, हाई नहीं होगी यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। बेटा जी ये 4 सिनेरियो हैं। पहला स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लास्ट है एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये 4 रीजन है जिसकी वजह से नाइट्रोजन अलग होता है। अब अलग किस किस तरह से होता है समझिए। सबसे पहला पॉइंट, दैट नाइट्रोजन इज अ गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस while other elements are solid। नाइट्रोजन क्या होता है, एक गैस होता है, भी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बाकी सभी एलिमेंट्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगली बात करें तो नाइट्रोजन इज डायटोमिक। देखिए यहां पे हमने पढ़ा वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से नाइट्रोजन अलग है। अब हम पढ़ रहे हैं कि नाइट्रोजन की अलग अलग प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो नाइट्रोजन इज डायटोमिक वाइल अदर्स आर टेट्राटोमिक। और यहां पे एक एक्सेप्शन भी है, बिस्मथ, क्योंकि बिस्मथ एक मेटल है तो ये मोनोटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगली बात करें तो नाइट्रोजन इज इनर्ट, नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर while others are reactive। अब देखो ये 3 पॉइंट है, बट इन तीनों पॉइंट का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं सेम बनता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए नाइट्रोजन स्मॉल साइज होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, कुछ इस तरह से, और फास्फोरस कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अभी किया भी था हमने ये, ठीक है बेटा जी। ये नाइट्रोजन दिख रहा होगा आपको, डायटोमिक है, फास्फोरस टेट्राटोमिक है, पहली बात, ठीक है। अब छोटा सा एटम है, सिर्फ डायटोमिक फॉर्म में, इस वजह से गैस हो जाता है और ये सॉलिड हो जाता है, बाकी सभी भी सॉलिड हो जाते हैं। अगली बात क्या है कि इसकी हाई बॉन्डिंग एंथैल्पी होती है। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, डाइनाइट्रोजन की बात की थी। इसकी बॉन्डिंग एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। बॉन्डिंग एंथैल्पी कितनी होती है इसकी, 941.4 किलो जूल, 941.4, और ये बहुत ज्यादा होती है। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर इसका बॉन्ड टूटेगा तब जाके रिएक्शन करेगा। तो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाई जा पाती, और जब प्रोवाइड नहीं होती तो ये रिएक्शन भी नहीं करता। क्लियर है। चलिए अगली बात है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म ट्राइवैलेंट नेगेटिव आयन while others can't।
नाइट्रोजन क्या कर सकता है, ट्राईवैलेंट नेगेटिव आयन बना सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके लिए लेना आसान है, इस वजह से N3 नेगेटिव होता है। जबकि फास्फोरस वगैरह के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। क्लियर होता है। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन कांट फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कांट फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड्स while others can। दूसरे बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पेपर में क्वेश्चन आता है NCl5 इज नॉट पॉसिबल while PCl5 इज पॉसिबल। PCl5 होता है और NCl5 नहीं होता। वीडियोग्राफर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो देखें सही से वीडियो। तो देखिए, अब देखिए NCl5 है वो तो नहीं होता, PCl5 जो है वो होता है। ऐसा क्यों है बेटा जी? अब नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p3। फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s2 3p3। ठीक है, और यहाँ पे खाली D भी होता है। 3 के लिए D आ जाता है, 2 के लिए D नहीं आता। ठीक, हम लोग ये लिख रहे हैं नाइट्रोजन कांट फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड। अगर आप नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कुछ ऐसे होते हैं, ये 2s है और ये 2p है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के पास बेटा जी s में 2 और p में 3। ये s में 2 है और ये p में 3 है। बट प्लस पॉइंट क्या है इसके पास खाली D पड़ा हुआ है। ये है 3s, ये है 3p और ये है 3d। नाइट्रोजन कांट फॉर्म पेंटावेलेंट कंपाउंड क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। अब 3 अनपेयर हैं, 5 तब हो सकते थे अगर जगह होती, 2d होता तो हो जाती, बट 2d नहीं होता। ठीक है, आप क्यों व्हाइल अदर्स कैन, क्यों? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल ही नहीं होता, इस वजह से। अगली बात करें, अब नाइट्रोजन के पास क्या है, 4 ऑर्बिटल होते हैं। 4 ऑर्बिटल की वजह से मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड जो बना सकता है वो 4 बना सकता है। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। बाकी जब कि ये फास्फोरस वगैरह है, ये 5 भी बना सकते हैं, ये 6 भी बना सकते हैं बनाने पे आए तो। अगला, नाइट्रोजन कांट फॉर्म D by P by बॉन्ड। नाइट्रोजन P by D by बॉन्ड नहीं बना सकता, या ऐसे लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, P by D by बॉन्ड ये नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता सर? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल ही नहीं होता, और d ऑर्बिटल नहीं होता तो ये नहीं बना सकता। दूसरे सभी बना सकते हैं, बाकी सभी एलिमेंट बना सकते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन के साथ एक प्लस पॉइंट है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बाकी सभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। अगली बात करें, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज सोल्यूबल। जो हाइड्राइड्स है नाइट्रोजन का वो सोल्यूबल है, वो पानी में घुल जाता है, बाकी सबका नहीं घुल सकता। अगली बात करें, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्ट एज लुईस बेस। एक अच्छे लुईस बेस के रूप में काम करता है। लुईस बेस तो सभी हैं, बट ये बहुत अच्छा है। तो बेटा जी ये हो जाते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, ये प्रॉपर्टीज है नाइट्रोजन की जो ये दूसरों से अलग शो करता है। एक बार जल्दी से इसको चिपकाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अमोनिया की। और चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, अमोनिया। अमोनिया कह लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है NH3। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है अमोनिया। ये इसका कुछ डायग्राम है जिससे इसको बनाया जाता है, एंड ये डायग्राम है हैबर प्रोसेस का। कमर्शियली जो अमोनिया को बनाया जाता है, बड़े लेवल पे जब हम अमोनिया को बनाते हैं तो वो हैबर प्रोसेस से बनाते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, डीके ऑफ यूरिया। यूरिया को जब ब्रेक किया जाता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO, NH2 में पानी डाल देते हैं
तो वो अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा वो किसके अंदर ब्रेक हो जाएगा, NH3 H2 एंड CO2। ये CO3 से CO2, इसका एक ऑक्सीजन यहां से 2 हाइड्रोजन लेगा एंड अमोनिया बन गया। इसके अलावा किस तरह से बन सकता है भैया, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट विद कास्टिक सोडा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH12। तो जैसे हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने कर दी, तो देखिए बेटा जी क्या होगा, ये तो चीजें बाहर निकल जाएंगी नो डाउट, है ना। क्या बन गई, Ca और Cl दो है, CaCl2 एंड ये 2 OH यहां से 2 H लेंगे, 2 H2 एंड प्लस में अमोनिया। इसके अलावा अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन करा दो आप लोग किसके साथ, 2NaOH के साथ, मेटल लव नॉन मेटालिक पोर्शन 2Na एंड SO4 Na2SO4 बनेंगे, OH H2 बनाएगा और बाकी अमोनिया। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है ये जिसे हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेंगे, कुछ कंडीशंस होंगी। कंडीशंस अगर मैं बोल रहा हूँ 700 केल्विन टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैटलिस्ट लेना आप लोगों ने यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, ठीक है, या फिर फेरिक ऑक्साइड आप बोल सकते हो। तो हमारा अमोनिया बन जाएगा और यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव होता है। डेल्टा H नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, इसमें हीट रिलीज होती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सारे का सारा प्रोसीजर क्या है, यहां से आप लोग 2 पाइप है, एक में नाइट्रोजन डालते हो, एक में हाइड्रोजन डालते हो, वो आगे पहुंचती है, ठीक है। आगे कंप्रेसर होता है जो इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, कितना प्रेशर लगाएगा, 200 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगाएगा। आगे जाएंगे, आगे इसको कैटलिस्ट मिलेगा, हीट किया जाएगा, बस अमोनिया बन चुका है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो स्टार्टिंग में बन चुके थे अमोनिया, ठीक है, बस कुछ कंडीशन थी। ये फ्रिज है, फ्रिज क्या करेगा, गैसेस अमोनिया को लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। एंड ये जो प्रोसेस होती है यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब लिक्विड अमोनिया जितनी हमें जरूरत है हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और अगर हमें जरूरत नहीं है तो वो वापस चला जाएगा, दोबारा से हम प्योरीफाई इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है, शायद एनसीईआरटी में ये तो पेपर में बनने के चांसेस बनते हैं। टू गेट मैक्सिमम यील्ड कंडीशंस आर सेट अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। सिंस ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जो कंडीशंस है वो सेट की गई है ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। 3 कंडीशंस है बेटा जी, पहली बात लो टेम्परेचर, दूसरी बात हाई प्रेशर और तीसरी बात कैटलिस्ट। पहली बात कि टेम्परेचर लो क्यों रखा गया है, क्योंकि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक को ज्यादा टेम्परेचर नहीं दिया जाता, कम टेम्परेचर दिया जाता है, और हम ज्यादा कम भी नहीं करेंगे, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया जाएगा, एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया जाएगा, और वो कितना होता है 700 केल्विन। 700 केल्विन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इसके बाद हाई प्रेशर दिया जाएगा। सर हाई प्रेशर क्यों दिया जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल्स बन रहे हैं और रिएक्टेंट के 4 मोल्स ले रहे हैं, 4 मोल्स से 2 मोल्स बन रहे हैं, मतलब कम प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इसको ज्यादा स्पीड में बनाने के लिए प्रेशर हाई रखा जाता है, और वो कितना रखा जाता है 200 एटमॉस्फेरिक। अगली बात करें तो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो देखिए हमेशा जरूरी होता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या लिया जाता है Fe2O3, और यहाँ पे कैटालिटिक प्रमोटर ले सकते हैं हम लोग मोलिब्डेनम, जो इसकी स्पीड को और बढ़ाएगा, और थोड़े थोड़े अमाउंट में ट्रेसेस के अमाउंट में, बिल्कुल बहुत कम Al2O3 और K2O भी आप लोग ले सकते हो। 3 कंडीशन है बेटा जी, टेम्परेचर लो रखना है, प्रेशर हाई रखना है, और कैटलिस्ट लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर आप एस्पेक्ट थ्योरी से बना सकते हो, अगेन मैंने करवाया हुआ है, चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। तो कुछ इस तरह से अमोनिया का स्ट्रक्चर बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, शेप ट्रायंगुलर पिरामिडल है, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस गैस होती है विद अमोनिकल स्मेल, स्मेल होती है, खास तरह की स्मेल होती है। इट इज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो NH3 होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है, जबकि पहले वाले का कम होना चाहिए। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ये हाईली सोल्यूबल होता है, इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। यूज की बात करें तो इसका ज्यादातर जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद जो होते हैं खेतों में डाले जाते हैं। अगला इसका यूज किया जाता है फॉर दी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, पढ़ेंगे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाना सीखेंगे।
और अगला लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट समझते हैं ना, कूलिंग के लिए, जो कूल डाउन करने के लिए, ठीक है कि नहीं। जैसे भी एसी है, एसी जो कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है वो विद द हेल्प ऑफ रेफ्रिजरेंट ही प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा घुमा दूं, इसको घुमाना पड़ेगा भाई वरना दिखेगा नहीं ना। ओके, सो सॉरी। हाँ जी, अभी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट एज लुईस बेस। दिख रहा होगा, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, और जो डोनेट कर सकता है वो बेस है। शॉर्टकट बताया हुआ है बीडी। बीडी 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 मतलब बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं। जो भी डोनेट कर सकते हैं वो बेस कहलाएंगे। अगली बात सोल्ट फॉर्मेशन, ये सोल्ट के साथ जुड़ते हैं, सॉरी एसिड के साथ जुड़ते हैं और सोल्ट बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेस है और बेस एसिड के साथ जुड़कर सोल्ट प्लस वाटर बनाया करते हैं, है कि नहीं, जनरली। ठीक है, बाकी यहाँ पे वाटर नहीं बनेगा। अब देखिए अमोनिया है, HCl के साथ जुड़ा अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जुड़ा अमोनियम सल्फेट। अगली प्रॉपर्टी की बात करें, ये पेपर में बन सकती है बहुत ज्यादा, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। आपका एक चैप्टर आएगा आगे जाओगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उन्हें। और कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं, जब कोई लिगेंड हो। लिगेंड क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, और अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। कॉपर को डोनेट किया तो ये बन गया CuNH3 किसके साथ कितने लिगेंड जुड़ेंगे ये आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे। अभी के लिए याद रखो, NH3 के पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इनको, ये कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है, उसमें अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं, और ये यहाँ पर जो बनते हैं, यहाँ से जो प्रोडक्ट निकल के आता है, इस प्रोडक्ट को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ अमोनिया। बस अब थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया और हम लोग मतलब थोड़ा सा टॉपिक रह गया जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के चैप्टर जो कि ऑफ दिस ग्रुप 15 का जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला होता है HNO3। लैब में अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहो तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सोडियम नाइट्रेट को ट्रीट कर दो विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो होने क्या वाला है, देखिए ये अपने H को रिलीज करेगा, H इस NO3 के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा HNO3। और यहाँ पे देखिए जब इसने H रिलीज किया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए H2SO4 एक अच्छा एसिड है, H2SO4 अच्छा एसिड होता है। ये किस तरह से एसिड की तरह बिहेव करेगा, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव जुड़ेगा इस NO3 के साथ, तो बन जाएगा HNO3, एंड जो बचा हुआ HSO4 नेगेटिव वो इसके साथ जुड़ेगा एंड NaHSO4। ये लैब प्रिपरेशन है, बट यहाँ पे हम लोग लैब प्रिपरेशन नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे इसको बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले अमोनिया एंड ऑक्सीजन लेंगे, दूसरे स्टेप में जो यहां से बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड, उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा उस पर पानी डालेंगे और हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अमोनिया लिया, ऑक्सीडेशन की, तो इससे क्या बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है इसकी ऑक्सीडेशन की तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बैलेंस करना इतना मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि बनेगा क्या। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इस पे आपने डाला पानी, इसने पानी को एब्जॉर्ब किया और ये क्या बन चुका है नाइट्रिक एसिड बन चुका है। अगर आप इस प्लांट को समझना चाहो कि ये सब होता किस तरह से, कुछ इस तरह से होता है। बेटा जी हमारे पास 4 सेटअप है, 4 टावर हैं। ये है कैटालिटिक टावर, कैटालिटिक चैम्बर, ये है कूलर, ये है ऑक्सीडेशन चैम्बर और ये है एब्जॉर्प्शन टावर। इसमें क्या होता है, हम लोग अमोनिया एंड एयर डालते हैं। ये प्लेटिनम और रोडियम की गोज होती है, जाली होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कूलर लगा है। ठीक है, यहां से NH3 एंड एयर, ये वाला NH3 एंड एयर बन चुका है। नाइट्रिक ऑक्साइड आगे जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया होगा। ऊपर से एब्जॉर्प्शन टावर है जिसपे पानी की बौछार करती है, पानी डलता है। पानी जब NO2 पर पानी डालेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा HNO3 में। ठीक है ना, और यहाँ पे हम HNO3 निकाल सकते हैं। यहाँ पे एसिड प्रूफ फ्लिंट लगा है। एसिड प्रूफ फ्लिंट मतलब एसिड को पास नहीं होने देगा, वेस्ट गैसेज यहाँ से बाहर निकाली जा सकती हैं। ये सेटअप है, अच्छे से देख लेना इसको। अब आगे बढ़ते हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस लिक्विड है।
इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 231.4 केल्विन एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 355.6 केल्विन। यूज की बात करें तो इसका यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को हम एज फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। अभी आपको याद हो लेबनान में बड़ा फेमस विस्फोट हुआ था बड़े दिनों पहले, तो एक फेमस एक्सप्लोजिव होता है अमोनियम नाइट्रेट। खास कंडीशंस के अंदर ये एक्सप्लोजिव की तरह काम कर सकता है, विस्फोटक के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। और जो कि किससे बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप नाइट्रेशन प्रोसेस पढ़ोगे, वहां पे इसका यूज होता है बहुत ज्यादा, और वहां से भी एक्सप्लोजिव बनाए जा सकते हैं। लाइक हमारे पास कौन कौन से, टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुमीन एंड नाइट्रोग्लाइसिन। अगली बात करें, इसका यूज किया जाता है इन द पिकलिंग ऑफ स्टील, स्टील की प्योरिफिकेशन वगैरह में भी इसका आप लोग यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, लेट्स सी मैं देख लूं कि सब कुछ सही है कि नहीं। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो HNO3 नाइट्रिक एसिड नाम से क्लियर है, एक अच्छा एसिड है और एक्वस सॉल्यूशन में तो बहुत बढ़िया एसिड की तरह काम करता है। क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, वो बनेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, वो बन जाएगा H3O पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब देखो एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सोल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। तो सोल्ट चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ आप HNO3 की रिएक्शन करवा दो तो देखिए ये तो बन ही जाएंगे, H2O तो निकालना ही है, H2O एंड NaNO3। सिमिलरली सेम फंडा यहां पे रहेगा, ठीक है कि नहीं। इस पोर्शन को निकाल लो, ये क्या बन गया, H2CO3 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 बनता है H2O एंड CO2, याद रखना हमेशा, NaNO3। सेम फंडा यहाँ पे क्या बनेगा 2NaNO3 एंड प्लस में H2O एंड CO2। बात करें इसकी, अगर आप रिएक्शन कराते हो विद नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन कौन सी है, ये एक ना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं। आपको पेपर में क्या याद रखना है कि अगर ये आयोडीन के साथ जुड़ेगा तो याद रखिए आयोडिक एसिड बनेगा, कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी तो सब सेम ही है ना, NO2 प्लस वाटर तो सब में बन रहा है। आपको याद रखने की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मुश्किल लगती है, वैसे मैंने वीडियो बना रखी है कि हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देख सकते हो, सर्च कर लेना, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल। तो उसमें मैंने एक अप्रोच बोली है कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिएक्शंस की। आपको पता होना चाहिए कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, सल्फर के साथ जुड़ के सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, फास्फोरस के साथ जुड़ के फास्फोरिक एसिड बनता है, बाकी तो सब फिक्स है। क्लियर है नहीं। आगे आप इसकी चाहो तो कॉपर के साथ ट्रीट करो, अच्छा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड को ट्रीट करो। देखिए कॉपर मेटल के साथ आपने ट्रीट किया, नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट एंड नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, प्रोडक्ट लगभग सेम है, मेन प्रोडक्ट तो सेम ही है, कॉपर नाइट्रेट इस तरह से है, बस ये प्रोडक्ट मैटर करता है। ये प्रोडक्ट आपने देखना है कि हाँ भाई जब कंसंट्रेटेड होगा तो फिक्स NO2 ही बनेगा। जैसे जिंक के साथ आपने रिएक्शन की HNO3 की बेटा जी, डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, ये प्रोडक्ट सेम है। आपने देखना है मेन NO2 एंड N2O बन रहा है, कंसंट्रेटेड के साथ NO2 ही बनेगा, बट अगर जिंक है तो वो N2O बन जाएगा। थोड़ा सा टाइम इन रिएक्शंस पे लगा लेना। तो चलिए ये था जी हमारा पी ब्लॉक का वन शॉट ग्रुप 15 का। अब और 3 चैप्टर के वन शॉट बनाने हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फॉर श्योर मैं जरूर बनाऊंगा। अभी तो मैं जुट गया हूं तुम लोगों के लिए मेहनत करने को। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, जितने ज्यादा कमेंट सेक्शन जिस वीडियो के लिए आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि बच्चों को इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको गिफ्ट मिलेगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल नीचे जाओगे ना तो आपको ग्रुप 15 के बढ़िया नए वाले हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, और प्रीवियस ईयर भी उसी में है, आप लोग खुद से बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, मेहनत लग रही है, तुम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और इंस्टा पे भी मुझे डीएम कर सकते हो अगर आप केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, प्लीज टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।